हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल और आज का टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूं सॉल्व्ड आंसर्स ऑफ क्विज टॉपिक सेल वॉल एंड टॉनिसिटी। मैंने आपसे सेल वॉल वाले वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी का सॉल्व्ड आंसर्स आज मैं लेकर आई हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था जब हमने रियोलीफ का एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर मैंने आपसे प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस की कंफर्मेशन दिखाने के लिए रियोलीफ का हमने एक्सपेरिमेंट किया था और क्वेश्चन मैंने आपसे फर्स्ट स्टेप पे किया था जब मैंने आपको कहा था कि आप लीफ को लेंगे और लीफ की लोअर साइड से लीफ को आप ब्रेक करेंगे और उसकी एक एपिडर्मल पील लेंगे। तो मैंने आपसे पूछा था हमने लोअर साइड से ही क्यों उसको ब्रेक किया। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको प्लांट्स के दो टाइप समझने पड़ेंगे, जिसे हम आगे जाके जब डाइवर्सिटी चैप्टर लेंगे वहां डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एंजियोस्पर्म्स एक प्लांट होते हैं जो कि ट्रीज आप देखते हैं बाहर, एप्पल ट्री और भी बहुत सारे ट्रीज जितने भी आपने देखे हैं, नीम ट्री, पीपल ट्री, जो भी आपने ट्रीज देखे हैं उनकी एक कैटेगरी होती है, उनके लिए एक टर्म होती है एंजियोस्पर्म्स। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं डाइकॉट, एक को हम बोलते हैं मोनोकॉट। अब डाइकॉट और मोनोकॉट क्या है? जब भी हम कोई भी सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो सीड जो है अपने दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो जियोट्रॉपिक जो कि ग्रेविटी की तरफ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रूट पार्ट, और एक हमारा होता है अगेंस्ट द जियोट्रोपिज्म जो कि ऊपर की तरफ जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, मतलब सनलाइट की तरफ जाता है। तो उस पोर्शन के अंदर क्या होता है, सीड के ऊपर लीव्स बन जाते हैं। तो जो सीड के ऊपर लीव्स बनने की क्या जरूरत है? देखिए, सीड को एक ट्री में कन्वर्ट होना है जो कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कई साल लग जाते हैं। लेकिन प्लांट बनने के लिए भी उसे फूड की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि फूड गिव्स अस एनर्जी। जब फूड मिलेगा तभी तो कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। तो उस फूड को कोई हम सीड तक खुद तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि सीड को क्या खाना खाना है। तो सीड क्या करता है, अपने लिए लीफ बना लेता है ताकि उसमें कौन सा प्रोसेस हो सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के कारण से क्या होगा, वो अपने लिए खाना खुद बनाएगा जिससे ग्रोथ ज्यादा होगी। अब ये लीफ जो है किसी ट्री के अंदर, किसी ट्री के सीड के अंदर तो एक ही होता है, और किसी के अंदर या किसी प्लांट के अंदर जो है वो एक ही होता है, और किसी के अंदर ये दो होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मटर के दाने देखे होंगे तो मटर के दाने जब आप मटर का छिलका खोलेंगे तो उसको जब आप निकाल के देखेंगे और उसे ब्रेक करेंगे तो वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, तो वो डाइकॉट होता है। तो टर्म यूज करते हैं हम उसके लिए डाइकॉट या डाइकोटिलिडन, जिसमें दो सीड लीव्स होते हैं, और जिसमें एक सीड लीव होता है उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में बताया। अब डाइकॉट प्लांट क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंसेस हम आगे जब चैप्टर लेंगे तब करेंगे। डाइकॉट प्लांट जो होता है उसके लोअर सरफेस पे, उसकी लोअर सरफेस की पील पे बहुत सारे स्टोमेटास होते हैं। एक और नई टर्म आ गई, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं जो कि किडनी बीन शेप के गार्ड सेल्स से कवर्ड होते हैं और वो लीव्स के ऊपर होते हैं। तो वो खुलते हैं और वो बंद होते हैं। और वो खुलते कब है, जब भी लीफ के अंदर जो है ज्यादा ऑक्सीजन बनने लगती है और उस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। और जब उन्हें खाना बनाना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें जरूरत होती है। तो जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना होता है तब ये जो पोर्स हैं ये खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा है। तो जब ये पोर्स खुलते और बंद होते हैं तो साथ में पानी की ड्रॉपलेट्स भी निकल जाती है, जहां पे आपने एक टर्म पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में कि प्लांट क्या करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालता है। तो पानी जो बाहर निकलता है तो क्या होता है, जो अपर सरफेस होता है किसी भी लीफ का वो एक्सपोज होता है सनलाइट से। तो अगर अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटास होते हैं जो कि किस में होते हैं, डाइकॉट में तो होते ही नहीं है, लोअर पे पाए जाते हैं। ठीक है, डाइकॉट प्लांट कैसा होता है, डाइकॉट प्लांट ऐसा होता है जिसमें जिसके आपको अगर आप लीव्स देखेंगे ना तो लीव्स के अंदर ना ऐसी ऐसे करके ना वेन्स होती हैं, ये वाली आपने छोटी क्लासेस में ड्रॉ भी करी होंगी। और जो मोनोकॉट लीफ होता है ना उसकी उसकी लीव्स की ना ऐसे करके वेन्स होती हैं, लंबी लंबी, पैरेलल वेनेशंस कहते हैं इनको। ठीक है,
तो अब हमारा जो लीफ था वो था हमारा पैरेलल वेनेशन वाला ही। मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, स्टोमेटास बोथ सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अपर सरफेस होता है ना वो हमारा एक्सपोज होता है सनलाइट से। तो वहां के स्टोमेटास जो होते हैं ना वो पानी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पानी रिलीज होने के कारण जो है वो सेल की शेप में कुछ तो डिफरेंसेस आता होगा। और जब हमें अपनी स्लाइड बनानी है तो हम चाहते हैं हमारी बेस्ट से बेस्ट स्लाइड बने। तो बेस्ट लाइट बनाने के लिए जो है कि प्रिकॉशन भी होता है, हम लीफ की लोअर सरफेस की पील को यूज करते हैं, क्योंकि उस पे स्टोमेटास भी ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन भी कम हो रहा है। तो इसकी वजह से सेल की जो शेप है वो नॉर्मल शेप होती है, नीदर वो इन्फ्लेटेड होती और ना वो डिफ्लेटेड होती। तो हम ऐसे ही सेल्स को लेकर के प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस करते हैं। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने लोअर सरफेस से ही ली। आगे देखते हैं जो हमारे क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि रियोलीफ से हमने प्लाज्मोलिसिस डीप्लाज्मोलिसिस हमने कर लिया, पर जब हमने उसे बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला कुछ देर के लिए तो अब क्या होगा। देखिए, जब आप एक लैब के अंदर लीफ को लेकर आए तो आपने उसको पहले ही उसके प्लांट से डिटैच कर दिया। अब जब आपने उसको उसके प्लांट से डिटैच कर दिया, आपने उसको उसकी रूट से डिटैच कर दिया, अब उस प्लांट के साथ क्या होगा, कुछ कुछ टाइम के बाद वो प्लांट अपने आप ही डेड होने लगेगा। लेकिन अब आपने क्या किया, इस प्लांट के एक पोर्शन को लिया जो कि ऑलमोस्ट डेड ही होने वाला है कुछ टाइम के बाद, और उसे भी बॉयल कर दिया, मतलब हीट कर दिया उसको, आपने 100 डिग्री तक ले गए आपने। बॉयल करने के बाद अब उस प्लांट के साथ क्या होगा, उस पे प्लांट के जो सेल्स हैं वो खत्म ही हो जाएंगे, द प्लांट सेल्स विल किल। तो ठीक क्या होगा, वो बिल्कुल डिफ्लेट हो जाएगा, एकदम जैसे डिफ्लेटेड बलून होता है उस तरीके से इट विल बिकम डेड। अब आपने इन्हीं डेड सेल्स के ऊपर बहुत सारा शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया 5% का। तो पहले ही इसके अंदर सेल्स तो पहले डिफ्लेटेड है, उसमें पानी है ही नहीं, डिहाइड्रेटेड है वो। उसको आप और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी अगर आप उसमें डालेंगे उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इफ यू आर गोइंग टू एड सम शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज 5%, दैट इज मींस हाइपरटोनिक कंडीशन, तो उस केस में उस सेल के साथ कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ से एक इन्फरेंस निकालते हैं हम। इन्फरेंस ये निकलता है कि सिर्फ लिविंग सेल्स ही ऑस्मोसिस दिखा सकते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डेड सेल्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यही कंडीशन आप एक बार मान के चलिए, से फॉर एग्जांपल हमने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किल्ड प्लांट सेल को भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद भी क्या होगा कि प्लांट जो है वो एंडो ऑस्मोसिस कर लेगा वो। ठीक है, क्योंकि पानी जो है ना वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाता है, पर उसके लिए कोई ना एनर्जी खर्च नहीं होती, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से लो की तरफ जाएगा ही जाएगा। जैसे मैंने आपको एक केस बताया था, मैंने आपको कहा था, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के साथ हमने दूसरा बीकर कनेक्ट कर दिया, एक में कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल इस पार्टीशन से ऊपर है, और एक में कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम है, तो क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट फिर भी होगा। तो इसीलिए जब हम हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर उस किल्ड सेल को भी हम डाल देंगे, क्योंकि इसके पास एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक प्रोटेक्शन है जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं, तो भी उसके अंदर से पानी एंटर कर जाएगा और जहां पर एक्सेस होगा वहां से सेल के अंदर चला जाएगा, अपना साइज रीगेन कर लेगा, लेकिन कुछ भी इसके अंदर फंक्शनल नहीं होगा। ये इसी तरीके से आप दोस्तों समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो मतलब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अगर हम पोटैटोज को ले लें, आपने उस पोटैटो को पील करके, बॉईल करके नहीं, पील करके, या फिर आपने बॉईल करके भी उसको जो है आपने डाला, मतलब बॉइल्ड पोटैटोज को भी अगर आपने उसके वेजिटेबल बनाने के लिए उसको डाला, तो आप उसमें कितना ही पानी डाल लीजिए वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हैं, किसी भी बॉइल्ड पोटैटो को लेके उसमें आप पानी डाल के देख लीजिए और आप उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है, नीदर इट विल मोर स्वेल, क्योंकि डेड सेल्स है, जितनी उसकी स्पेस है उतना ही स्वेल करेगा वो, और बर्स्ट तो होते ही नहीं है कभी भी प्लांट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है। तो सेल वॉल जो होती है एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है, इट इज नॉट अ लिविंग कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो लिविंग कॉम्पोनेंट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वो अलाउ और परमिट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स नहीं, उसकी परमिएबिलिटी है, वो
किसी भी मॉलिक्यूल की, वाटर के मॉलिक्यूल की, प्रोटीन की, सबकी एंट्री वो दे देता है, फुल्ली परमिएबल हो जाता है, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, उसे सिलेक्ट नहीं करना आ रहा। जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसे एक बार गेट खोलना आ जाए कि गेट खोलना है, तो कोई भी बेल बजाएगा वो गेट खोल देगा, उसको ये नहीं पता कि उससे सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का नहीं पता कि किसके लिए गेट खोलना और किसके लिए नहीं खोलना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, फ्रीली एक्सचेंज होते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स। इस चीज का ध्यान रखने के लिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये किस कंपोनेंट से बनी हुई है, सेल्यूलोज से, और कुछ अदर कंपोनेंट से भी बनी हुई है, जैसे पेक्टिन से बनी हुई है, हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी, और कुछ मिनरल से बनी हुई है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज या ऑल ऑफ द अबव, प्रोटीन, ऐसे करके अगर आपको ऑप्शंस हो तो कि सेल वॉल किस किस चीज से कंपोज करती है। नेक्स्ट मैंने आपसे एनिमल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन है कि इस बार हमने उसको डी शेल कर दिया है, क्योंकि शेल किस चीज का बना हुआ है, हार्ड कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है शेल हमारा, CaCO3 इज कॉल्ड एज द कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के उसकी अपर स्किन को रिमूव कर लिया, अब सिर्फ उसकी एक थिन आउटर स्किन रह गई है, उसको हमने 3 सॉल्यूशंस में डाला है। ये सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट आइसोटोनिक, ये हमारा है हाइपोटोनिक, और ये हमारा है हाइपरटोनिक। कंसंट्रेशन के बारे में टॉनिसिटी चैप्टर में, टॉनिसिटी की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जब हम एग को प्योर वाटर के अंदर डाल देंगे, 5 मिनट्स के लिए डालेंगे, यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशंस हमने क्रिएट करी, तो उस केस में क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा और एग क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। आइसोटोनिक में डालेंगे तो सेम सिचुएशन रहेगी, ना वो गेन करेगा ना वो लूज करेगा। और अगर हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए रख देंगे तो क्या होगा, सारा पानी उसका श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक होने की वजह से वो वेटलेस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा वेट, बायंसी के फोर्स से वो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा उसके ऊपर और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा फ्लोट करके। प्रोसेस क्या, नाम क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल वॉल परमिट कैसे करती हैं सेल को, फंगस के सेल को या बैक्टीरिया के सेल को विथस्टैंड करने की, वो वेरी डाइल्यूट मीडियम में यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर बिना बस्टिंग रह सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फ्लड कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, तो उसमें फंगस सेल्स जो है वो इजीली नहीं अपने आप को, मतलब एनवायरमेंट से इतने प्रोन है कि वो इजीली डेड नहीं होते, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो उस केस में क्या होता है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया तो ऑब्वियसली ये जो फिनोमेना है, जो नेचुरल फिनोमेना है कि टर्जिडिटी होगी ही होगी, पानी उनके सेल्स में जाएगा ही जाएगा, चला जाएगा। तो पानी के ज्यादा अंदर जाने से एक टाइप का प्रेशर लगेगा, क्योंकि टर्जिड है तो प्रेशर का नाम हो जाएगा टर्गर। तो टर्गर प्रेशर लगेगा किसकी तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। बाहर क्या है प्रोटेक्शन के लिए, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करेगी, क्योंकि रिजिड है बहुत ज्यादा और सपोर्ट देने वाली है, तो यहाँ से क्या लगाएगी, वॉल प्रेशर लगाएगी। तो सेल प्रेशर, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर क्या होगा, इक्वेट करेगा, जिसके कारण से जो फंगस के सेल्स हैं अपनी सेल वॉल की वजह से बर्स्ट नहीं होंगे हाइपोटोनिक कंडीशंस के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन ने कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया और कुछ टाइम के बाद उसे वॉमिटिंग होने लगी, क्यों होने लगी। तो अगर आप ये डायग्राम को याद करेंगे जो मैंने आपसे टॉनिसिटी में डिस्कस किया था, तो ये नॉर्मल सेल की कंडीशन है। ये ग्रीन कलर की जो आपको बॉल्स दिखाई दे रही है, ये सोडियम आयन है और ये वाटर मूवमेंट है। ये किसी भी नॉर्मल कंडीशन में, जो कि कोई नॉर्मल इंसान है, जिसमें वाटर और इस सोडियम आयन्स की कंसेंट्रेशन जो बैलेंस्ड है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लेकिन अब हमारे क्या हुआ, उसने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करते ही सेल के बाहर क्या हो गई, बहुत सारा सोडियम आयन हो गया इकट्ठा, और तो ज्यादा सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण क्या करेगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउट, वाटर बाहर आने की वजह से सेल श्रिंकिंग हो गई। तो यही है जो फिनोमिना होगा, वो होगा एक्सोऑस्मोसिस। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के कारण में हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होगी, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और जो पर्सन इस तरीके के सॉल्यूशन को ड्रिंक कर लेगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट के जितने भी उसके सेल्स हैं, या फिर उसके स्टमक के जितने भी सेल्स हैं, या फिर उसके आगे जो इंटेस्टाइन जो आगे उसके बन रही है, वो जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उसके, उस सबको क्या होगा, वो जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या करना शुरू कर देंगे, एक्सोऑस्मोसिस करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनमें पानी की कमी हो जाएगी, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिहाइड्रेशन। और फिर क्या हो सकता है, या तो
जो क्या बोलते हैं लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे डायरिया से, या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जो मेडिकल कंडीशन होती है जिसका नाम होता है हाइपरनेट्रिया। मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया था, हाइपरनेट्रीमिया। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगले सेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।